मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज की हमारी कहानी है बंदर और लकड़ी का खूंटा, जिसका यह पार्ट नंबर यानी एपिसोड 1 होने वाला है। बंदर और लकड़ी का खूंटा। एक समय शहर से कुछ ही दूरी पर एक मंदिर का निर्माण किया जा रहा था। मंदिर में लकड़ी का काम बहुत था, इसलिए लकड़ी चीरने वाले बहुत से मजदूर काम पर लगे हुए थे। यहाँ वहाँ लकड़ी के लट्ठे पड़े हुए थे और लट्ठे पर शहतीर चीरने का काम चल रहा था। सारे मजदूरों को दोपहर का भोजन करने के लिए शहर जाना पड़ता था, इसलिए दोपहर के समय 1 घंटे तक वहाँ कोई नहीं होता था। एक दिन खाने का समय हुआ तो सारे मजदूर काम छोड़कर चल दिए। एक लट्ठा आधा चीरा रह गया था। आधे चीरे लट्ठे में मजदूर लकड़ी का कीला फंसाकर चले गए। ऐसा करने से दोबारा आरी घुसाने में आसानी रहती है। तभी वहां बंदरों का एक दल उछलता कूदता आया। उनमें से एक शरारती बंदर भी था, जो बिना मतलब चीजों से छेड़छाड़ करता रहता था। पंगे लेना उसकी आदत थी। बंदरों के सरदार ने सबको वहां पड़ी चीजों से छेड़छाड़ न करने का आदेश दिया। सारे बंदर पेड़ की ओर चल दिए, पर वे शैतान बंदर सबकी नजर बचाकर पीछे रह गया और लगा अड़ंगेबाजी करने। फिर उसकी नज़र अर्ध चीरे लट्ठे पर पड़ी। बस वह उसी पर पिल पड़ा और बीच में अड़ाए गए कीले को देखने लगा। फिर उसने उसके पास पड़ी आरी को देखा। उसे उठाकर लकड़े पर रगड़ने लगा। उसे किर किर की आवाज़ निकलने लगी तो उसने से आरी पटक दी। उन बंदरों की भाषा में किर किर का अर्थ निखट्टू था। वह दोबारा लट्टे के बीच फंसे कील को देखने लगा। उसके दिमाग में कौतूहल होने लगा कि इस कीले को लट्टे के बीच में से निकाल दिया जाए तो क्या होगा। अब वह कीले को पकड़कर उसे बाहर निकालने के लिए जोर आजमाइश करने लगा। लट्टे के बीच फंसाया गया कीला तो दो पार्टों के बीच बहुत मजबूती से जकड़ा गया होता है, क्योंकि लट्टे के दो पार्ट बहुत मजबूत स्प्रिंग वाले क्लिप की तरह उसे दबाए रहते हैं। बंदर खूब जोर लगाकर उसे हिलाने की कोशिश करने लगा। कीला जोर लगाने पर हिलने में खिसकने लगा तो बंदर अपनी शक्ति पर खुश हो गया। वे और जोर से खो खो करता कीला सरकाने लगा। उसे दिग्गा मुश्ती के बीच बंदर की पूंछ दो पाटों के बीच आ गई थी, जिसका उसे पता ही नहीं लगा और उसने उत्साहित होकर एक जोरदार झटका मारा और जैसे ही कीला बाहर निकला, लट्टे के दो चीरे भाग फाटक से क्लिप की तरह जुड़ गए और बीच में फंस गई बंदर की पूंछ। बंदर चिल्ला उठा। तभी मजदूर वहां लौटे। उन्हें देखते ही बंदर ने भागने की लिए जोर लगाया तो उसकी पूंछ टूट गई। वह चीखता हुआ टूटी पूंछ लेकर भागा। कहानी सुनाकर करपट बोला, इसलिए कहता हूँ कि जिस काम से कोई अर्थ न सिद्ध होता हो उसे नहीं करना चाहिए। व्यर्थ का काम करने से जान भी जा सकती है। अरे अब भी पिंगलक को जो शिकार करके लाता है उससे हमें भरपेट भोजन तो मिल ही जाता है, पर तब बेकार ही झंझट में पड़ने से क्या फायदा। दमनक बोला, तो तुम क्या केवल भोजन के लिए ही जीते हो? ये तो ठीक नहीं। अपना पेट कौन नहीं भर लेता। जीना तो उसका ही उचित है जिसने जीने से और भी अनेक लोगों का जीवन चलता हो। दूसरी बात यह है कि शक्ति होते हुए भी जो उसका उपयोग नहीं करता और उसे यों ही नष्ट होने देता, उसे भी अंत में अपमानित होना पड़ता है। करपट ने कहा, लेकिन हम दोनों तो ऐसे ही मंत्री पद से च्युत हैं। फिर राजा के बारे में ये सब जानने की चेष्टा करने से क्या लाभ? ऐसी हालत में तो राजा से कुछ कहना भी अपनी हंसी उड़वाना ही होगा। व्यक्ति को अपनी वाणी का उपयोग भी वही करना चाहिए जहां उसके प्रयोग से किसी का कुछ लाभ हो। भाई, तुम ठीक नहीं समझते। राजा से दूर रहकर तो सही सही इज्जत भी गवा देंगे हम। जो राजा के समीप रहता है उसी पर राजा की निगाह भी रहती है और राजा के पास होने से ही व्यक्ति असाधारण हो जाता है। करपट ने पूछा, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? तो हमारा स्वामी पिंगलक आज भयभीत है। दमनक बोला, उसके सारे सहचर भी डरे डरे से हैं। मैं उनके भय का कारण
जानना चाहता हूँ, तुम्हें कैसे पता कि वे डरे हुए हैं? लो, ये भी कोई मुश्किल है? पिंगलक ने के हाव भाव, चाल डाल, उसकी बातचीत, आंखों और चेहरों से ही स्पष्ट जान पड़ता है कि वे भयभीत है। मैं उसके पास जाकर उसके भय के कारण का पता करूंगा, फिर अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उसका भय दूर कर दूंगा। इस तरह उसे वश में करके मैं फिर से अपना मंत्री पद प्राप्त करूंगा। करपट ने फिर भी शंका जताई, तुम इस विषय में तो कुछ जानते नहीं कि राजा की सेवा किस प्रकार करनी चाहिए। ऐसी स्थिति में उसे वश में कैसे कर लोगे? दमनक बोला, राज सेवा के बारे में मैं नहीं जानता, ये तुम कैसे कह सकते हो? बचपन में पिता के साथ रहकर मैं सेवा धर्म तथा राजनीति के विषय में जो कुछ भी सुना सब अच्छी तरह सीख लिया है। इस पर पृथ्वी में अपार स्वर्ण है, उसे तो बस सूरवीर, विद्वान तथा राजा के चतुर सेवक ही प्राप्त कर सकते हैं। करपट को फिर भी विश्वास नहीं आ रहा था। उसने कहा, मुझे ये बताओ कि तुम पिंगलक के पास जाकर कहोगे क्या? अभी से मैं क्या कहूँ? वार्तालाप के समय तो एक बात से दूसरी बात अपने आप निकलती जाती है। जैसा प्रसंग आएगा वैसी ही बात करूँगा। उचित अनुचित और समय का विचार करके ही जो कहना होगा कहूँगा। पिता की गोद में ही मैंने ये नीति वचन सुना है कि अप्रासंगिक बात कहने वाले को अपमान सहना ही पड़ता है, चाहे वे देवताओं के गुरु बृहस्पति ही क्यों न हो। करपट ने कहा, फिर फिर यह भी याद रखना कि शेर, बाघ आदि हिंस्र जंतुओं तथा सर्प जैसे कुटिल जंतुओं से संपन्न पर्वत जिस प्रकार दुर्गण और विषम होते हैं, उसी प्रकार राजा भी क्रूर तथा दुष्ट व्यक्तियों की संगति के कारण बड़े कठोर होते हैं, जल्दी प्रसन्न नहीं होते हैं। यदि कोई भूल से भी राजा की इच्छा के विरुद्ध कुछ कर दे तो सांप की तरह डसकर उसे नष्ट करते हैं। उन्हें देर नहीं लगती। दमनक बोला, आप ठीक कहते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को स्वामी की इच्छा के अनुकूल कार्य करके उसे संपन्न करना चाहिए। इसी मंत्र से उसे वश में किया जा सकता है। करपट ने समझ लिया कि दमनक ने मन ही मन पिंगलक से मिलने का दृढ़ निश्चय कर लिया है। वे बोला, ऐसा विचार है तो अवश्य जाओ, बस मेरी एक बात याद रखना, जो राजा के पास पहुंचकर हर समय सावधान रहना। हेलो गाइस, अभी तक की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बता देना, और इसका सेकंड पार्ट आपको जल्द ही देखने को मिल जाने वाला है। सेकंड पार्ट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रख सकते हैं, जिससे जल्दी आपको इसका सेकंड पार्ट देखने को मिल जाएगा।